जय माता दी ऑल। और आज इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे एग्जामिनेशन टिप्स फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, फॉर सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम। और मैं तो कहूँगा जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सीए और सीएमए के बच्चों के भी काम आएगा। इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको हर जगह काम आ जाएंगी। तो एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा शुरू करते समय, मैं आपको अलग से पहले ही टाइम मैनेजमेंट के बारे में पूरी एक वीडियो बनाकर दे चुका हूँ, अच्छे से डिटेल में 10 मिनट पूरा मैंने समझाया था। आज मैं आपको बताने वाला हूँ 10 एग्जाम टिप्स। और पहली चीज़ अब बहुत ध्यान से देखिएगा, सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम जो बच्चे पहली बार दे रहे हैं उनको तो अब पहली बार ही पता चलेगा कि आंसर शीट ऐसे वर्टिकल होती है, ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल नहीं होती है, लैंडस्केप नहीं होती है, वर्टिकल फॉर्मेट में होती है। और आंसर की लेंथ सर हमें कितनी मैनेज करनी है, ये बता दो सर। और प्लस एट द सेम टाइम क्या उसकी कोई एक्सेप्शन भी है कि लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है, तो हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप इस तरीके से, आपका पेज नंबर 1 है और आप क्वेश्चन नंबर 4A से शुरू कर रहे हैं, अपनी मर्जी से आप जो आपका बेस्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उससे शुरू कर सकते हो। देन और मान लो कि 4 नंबर का क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स। इन दैट केस ऐसा हो सकता है दैट यू आर कंज्यूमिंग समथिंग लाइक 25 लाइन्स आउट ऑफ 30 लाइन्स, समथिंग लाइक दैट। तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन आंसर जो है, मे बी इट इज गोइंग इन 22 लाइन्स टू 25 लाइन्स, ऐसा हो सकता है आउट ऑफ टोटल 30 लाइन्स ऑन द पेज नंबर 1। एवरी पेज हैज 30 लाइन्स। अगर आपका क्वेश्चन, अब मैं इसकी एक्सेप्शंस में भी आऊँगा, अभी आई विल कम टू दैट। अगर आपका क्वेश्चन 5 नंबर का है तो ऐसा हो सकता है कि इन 30 लाइनों में, वेल 4 लाइनें तो बीच में आप ना गैप के लिए ज़रूर रखो, और शुरू में आप एक टाइटल लिखोगे यहाँ पर, उसके बाद टाइटल लिखने के बाद फिर आप अपना वेल मे बी कि एक लाइन का गैप दोगे, एंड देन यू आर राइटिंग योर आंसर। तो आप ये मान लो कि 4 या 5 लाइनें जो बीच में गैपिंग में जाएंगी वो भी हटा दूं, तो 26 लाइन तो आप लिखोगे, 26 लाइन्स आप लिखोगे। और बीच में 4 या 5 लाइन मैं वो ब्लैंक लाइन्स मानता हूँ, जो फर्स्ट पैरा 1 लाइन गैप, सेकंड पैरा 1 लाइन गैप, देन थर्ड पैरा, देन 1 लाइन गैप। चिपका चिपका के नहीं लिखना कि 4 पैराग्राफ्स चिपका के लिख दिए। पेपर चेकर बेचारा परेशान हो जाता है जब उसको लगता है इतना लंबा एस्से है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू रियली मेक आउट कि कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन का गैप देना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, यू शैल गिव द गैप। तो 26 लाइन आपके पास बची लिखने के लिए, और 6 से 7 वर्ड अगर आप हर लाइन में लिखते हो ऑन एवरेज इन ईच लाइन, तो 155 टू 180 वर्ड्स के आप आस पास लिख रहे हो। ये एक स्टैंडर्ड बात बता रहा हूँ, इसमें प्लस माइनस हो सकता है। हो सकता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कम है तो आपका आंसर कम हो गया, छोटा हो गया। हो सकता है क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आपने आंसर थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे भी लिखा, और नेक्स्ट पेज पे भी 5-6 लाइन 7 लाइन का आंसर चला गया, क्योंकि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी थी। लेकिन हाँ, कई बार ऐसा होता है कि मतलब एक टॉपिक आ गया सामने, जो अगर अगर 16 नंबर का क्वेश्चन आता 16 मार्क्स, तो भी आप 4 पेज भरकर आ जाते, लेकिन वो आया 5 नंबर का है। अब आपको उसके बारे में आता बहुत कुछ है, तो आप 4 पेज तो नहीं लिखोगे ना। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आया है तो आप 5 नंबर के हिसाब से लिखोगे। अगर क्वेश्चन आ गया राइट अ शॉर्ट नोट लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, फॉर एग्जांपल, सबसे आसान एग्जांपल ले रहा हूँ, तो भाई इतना मटेरियल है लिखने के लिए, उसके ऊपर डिसाइडेड केसेस हैं, सेक्शंस हैं, सर हम तो 4 पेज भर देंगे, ये बेवकूफ़ी तो नहीं करोगे ना आप। तो आपको 5 नंबर के हिसाब से आपको अपना आंसर स्क्वीज करके खत्म करना पड़ेगा, दैट विल बी रिक्वायर्ड। आप मतलब नॉनसेंस तरीके से उसकी लेंथ नहीं बढ़ाएंगे। इसका उल्टा करते हैं, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया जिसके अंदर आंसर ही 5-6 लाइन का ही बन रहा है, इससे ज़्यादा मैं भी नहीं लिख सकता, तो हम 5 या 6 लाइन का ही आंसर लिखेंगे ना। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो हम 20 लाइन नहीं लिखेंगे ना। मतलब समझ में आ रही है बात मेरी। और जैसे मैं पहले बोल रहा था कि अगर मान लीजिए 4 नंबर का क्वेश्चन है तो मैं 20-25 लाइन तो मैं गैप मिलाकर बीच में, अगर आपके 2-3 लाइन के ब्लैंक गैप्स आ रहे हैं वो भी मिलाकर बोल रहा हूँ। तो हो सकता है इस 20-22 लाइन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें आप 18 लाइन का आंसर लिख रहे हो, 18 लाइन्स तो आपकी जो राइटिंग में गई हैं, और प्लस मे बी बीच में 2 या 3 लाइन आपकी जो है वो ब्लैंक आपने बीच में छोड़ी है, तो करते करते वो देखने में 21-22 लाइन्स का दिख रहा है। सो समथिंग लाइक नीचे और 3-4, ये तो स्टैंडर्ड हो गया एक। लेकिन इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नीड ऑफ क्वेश्चन। मतलब कई जगह तो मुझे ही दिखता है कि यार मैं ना 5 या 6 लाइन से ऊपर लिख ही नहीं पाता। और एक चीज़ अब यहाँ पर बोलना चाहूँगा, हाउ टू प्रेजेंट, ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, हाउ टू प्रेजेंट, हाउ टू राइट द आंसर्स इन द एग्जामिनेशन हॉल, एंड हाउ टू डील विद द ट्रिकी क्वेश्चंस। तो इसके ऊपर तो मेरा पूरा 1 घंटे का सेपरेट वीडियो है यार। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन टाइप आएंगे तो कैसे अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, लीगल प्रॉब्लम्स घुमा कर दी होंगी तो कैसे आंसर फ्रेम करना है, और अगर सिंपल सब्जेक्टिव शॉर्ट नोट आया है तो फर्स्ट पैरा, सेकंड पैरा, थर्ड पैरा, फोर्थ पैरा वो कैसे लिखना है, इसके ऊपर पूरा एक सेपरेट सेपरेट वीडियो है। और एक नहीं, 2-3 वीडियोस हैं, उनका लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे दे दूंगा, तो वो लिंक आप क्लिक कर लेना और वो देख लेना। सो दैट इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, एक चीज बोलूंगा, लीगल कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। और वो आपकी 6-8 महीने की, 10 महीने की मेहनत है यार, जो आप पढ़ाई कर रहे हो। और आपका अगर लैक ऑफ कॉन्सेप्ट्स है ना, लीगल कॉन्सेप्ट्स में कहीं लैकिंग है, तो वो इजीली विजिबल है पेपर चेकर को। पेपर चेकर को दिख रहा है कि बच्चे के लीगल कॉन्सेप्ट्स ना हिले हुए हैं, दैट इज फॉर श्योर।
तो मल्टीपल रिवीजन्स चाहिए, रिवीजन, री रिवीजन, री रिवीजन, और बेरेक्ट वाली वेल एक्सपर्टीज चाहिए, आई विल से एट द सेम टाइम। देन रिमेंबर द टाइटल ऑफ द ऑल द टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ पर ना आपको परेशान किया जा सकता है एग्जाम में टॉपिक्स के अगर आपको नाम याद नहीं है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी, या व्हाट इज द व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, तो दोनों में आंसर डिफरेंट हो जाएगा। आईसीएसआई ने अपने मॉड्यूल में दोनों का आंसर दिया हुआ है, मिक्स नहीं कर देना। व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, तो आंसर कुछ और है। व्हाट इज द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन द कंपनी, तो उसका आंसर कुछ और है। तो आप ड्यूटीज की जगह रोल और रोल की जगह ड्यूटीज मत कर देना, नहीं तो 0 आउट ऑफ 4, 0 आउट ऑफ 5, तो सब कहानी खत्म हो जाएगी। आईसीएसआई ने मॉड्यूल में जो टॉपिक्स के टाइटल्स दिए हुए हैं वो ध्यान से देखना। और कई बार क्या होता है ना, टीचर के शॉर्ट नोट्स में हम ये चीज़ पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और आईसीएसआई मॉड्यूल खोल के देखा नहीं होता, तो फिर कहानी खत्म हो जाती है वहाँ पर। और बाद में हमको खुद को समझ में नहीं आता कि 0 क्यों मिले हुए हैं, आउट ऑफ 4 मार्क्स, आउट ऑफ 5 मार्क्स, ये वाली गलती हो जाती है उन बच्चों से जिन्होंने आईसीएसआई मॉड्यूल ध्यान से नहीं देखा। Then one more thing very important, don't write the wrong section number in your answer, इसको डबल मिस्टेक माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 56 और 66 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 56 ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सेक्शन 66 रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। एग्जाम में क्वेश्चन आया सेक्शन 66 के ऊपर, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के ऊपर, और वो अब आपको आंसर में सेक्शन 66 लिखना चाहिए। एज पर सेक्शन 66 द लीगल प्रोविजंस ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल आर दीज। आपने रिडक्शन में आंसर तो आप सही लिख रहे हो रिडक्शन का, लेकिन आपने आंसर में सेक्शन नंबर गलत लिख दिया, आप सेक्शन 56 लिख दिया, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का जो सेक्शन है। गलत सेक्शन नंबर लिखने से अब पेपर चेकर को ये समझ में आ गया कि बच्चे ने आंसर तो सही लिखा है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, लेकिन उसको रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल का सेक्शन नंबर 66 याद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बच्चे को ये भी याद नहीं है कि बच्चे ने आंसर में सेक्शन 56 लिखा है, तो मतलब उसको ये भी नहीं मालूम कि सेक्शन 56 में तो ट्रांसफर ऑफ शेयर्स है। तो ये डबल मिस्टेक हो गई कि बच्चे को दो चीज़ें नहीं मालूम, एक तो जो आप आंसर लिख रहे हो आपको उसका सेक्शन नंबर नहीं पता, सही सेक्शन नंबर नहीं पता, और दूसरा जो आपने सेक्शन नंबर लिखा है आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं पता, तभी तो आपने वो गलत सेक्शन नंबर लिखा है। तो इट विल बी काउंटेड एज डबल मिस्टेक इन दैट केस। और फिर पेपर चेकर के ऊपर इंप्रेशन इतना गलत पड़ जाता है, अगले आंसर के ऊपर भी उसका गलत इंपैक्ट आ जाएगा। आपके मार्क्स पता चला अगले आंसर में भी उसने आधा नंबर, 1 नंबर इस बात का काट लिया क्योंकि उसको पिछले आंसर का ना गुस्सा है। इमोशन बीच में आ जाती है टीचर की, पेपर चेकर की बीच में, मतलब ये गड़बड़ हो जाती है। और वो कोई आपका जानकार तो है नहीं, वो आपसे कोई आप ना वो आपको जानता ना आप उसको जानते हो, उस वक्त ऑन द स्पॉट उसकी जो इमोशंस बनती हैं वो पता चलेगा, वो अगले आंसर पे इम्पैक्ट आ गया। देन प्रॉपरली राइट द टाइटल ऑफ एवरी आंसर, जरूर लिखो यार, चाहे वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, चाहे वो डिस्टिंग्विश बिटवीन हो, चाहे वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई हो। अगर लोन ऑफ डायरेक्टर्स, लोन टू डायरेक्टर्स के ऊपर आया तो लिखो ऊपर लोन टू डायरेक्टर्स। सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर के ऊपर क्वेश्चन आया तो ऊपर लिखो टाइटल सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर। 2 वर्ड का, 3 वर्ड का, 4 वर्ड का टाइटल ऊपर जरूर दो। मोस्टली बच्चे 90% नहीं देते हैं टाइटल। पेपर चेकर कहता है कि यार सीधी रामायण लिख दी, ऊपर बता तो देता किस बारे में लिख रहा है। सर क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर लिखा तो है, अरे नहीं यार, टाइटल लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइटल लिखो, एक लाइन का गैप दो, उसके बाद आंसर लिखो, और उसके बाद गिव 1 लाइन गैप बिटवीन ऑल द पैराग्राफ्स, जो मैंने पहले भी बोला। एंड देन अगर किसी पैरा का सब टाइटल बनता है ना, कहीं एक्सेप्शंस हैं, तो एक्सेप्शंस में लिखो 3 एक्सेप्शंस, मतलब ऊपर हमने मेन प्रोविजन लिखा, उसके नीचे 3 एक्सेप्शंस लिखी, और आंसर में कंक्लूजन में बता रहे हैं कि इन द गिवन प्रॉब्लम आपने एक्सेप्शंस में से पूछा है, तो एक्सेप्शंस में से हम कंक्लूजन दे रहे हैं ऑन द facts and the legal provision, on the basis of the facts and the legal provision। लेकिन पहले मेन प्रोविजन के बारे में 2-3 लाइनें लिखी, फिर उसकी 3 एक्सेप्शंस लिखी, फिर बताया कि सो एंड सो एक्सेप्शन में से हम अपना कंक्लूजन दे रहे हैं। तो सब टाइटल बना सकते हो 3 एक्सेप्शंस, दैट इज समथिंग लाइक दिस, या 2 एक्सेप्शंस, या एक्सेप्शन व्हाटएवर। एंड देन शॉर्ट नोट्स, वेल इन शॉर्ट नोट्स वाला क्वेश्चन आता है तो वहां पर भी फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द जनरल रूल ऊपर, और उसके नीचे एक्सेप्शंस भी लिखें अगर कोई हैं तो, डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स वेटेज। तो ध्यान रखें कि मार्क्स वेटेज के हिसाब से आंसर की लेंथ मैनेज कर लीजिएगा, दैट इज देयर। देन गुड कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज इज रिक्वायर्ड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और नहीं तो पेपर चेकर जो है वो आपकी ग्रामर से अगर परेशान हो गया, आपका इज एम आर हिला हुआ है, अगर आपका पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस हिला हुआ है, तो आपका फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली हिला हुआ है। नहीं देते हैं यार मार्क्स, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस, कि जो लोग क्वालिफाई होकर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं वो अच्छे लीगल एक्सपर्ट्स होने के साथ ग्रामेटिकली भी अच्छे लोग हों, ये माना जाता है। क्योंकि जब आप बात भी करेंगे, सिर्फ लिखने वाली बात नहीं है, जब आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से बात करेंगे और उस वक्त आपका प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस हिला हुआ है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आपका फ्यूचर तो खराब कर ही देंगे। तो आप बोर्ड मीटिंग में बैठोगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ, चेयरमैन के साथ, मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ, तो आपकी मतलब लेवल ऑफ ग्रामर उतनी अच्छी होनी चाहिए। और सिर्फ बात वहाँ नहीं है, थॉरली प्रोफेशनल लैंग्वेज बोलने का मतलब, यहाँ पर एक लाइन बोलूंगा, स्कूल में हम किसी चीज़ को बोलते थे हार्मफुल,
अभी उसको कंपनी लॉ में हम बोलते हैं प्रेजुडिशियल, डेट्रीमेंटल। तो अगर आंसर में आप डेट्रीमेंटल या प्रेजुडिशियल लिखोगे तो पढ़ने वाले को लगेगा कि हाँ बच्चे ने ये लैंग्वेज मतलब पकड़ना शुरू कर दी है। और स्कूल में तो आप हार्मफुल लिखकर काम चलाते थे, अभी आप अगर प्रोफेशनल पेपर में हार्मफुल लिख रहे हो नहीं चलेगा। और मैं कहूँगा एक लेवल और ऊपर आ जाओ, कहीं वो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस एक्ट, विदाउट प्रेजुडाइज टू अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, ये वाली लैंग्वेज अगर आपकी आंसर शीट में दिखेगी, नजर आएगी, तो पेपर चेकर को लगेगा ये बच्चा ना पास होना डिजर्व करता है, ये सही रास्ते पे है, इसने वो बेरेक्ट की लैंग्वेज पकड़ी है। कहीं प्रोवाइडेड दैट या प्रोवाइडेड फर्दर दैट अगर आपके दिमाग में है वो चीज़ें, फर्स्ट प्रोवाइजो सेकंड प्रोवाइजो, तो वो चीज़ें अगर आप डालोगे ना तो समझ रहे हो, इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। अगर ऑल इंडिया रिजल्ट अगर 5% 6% पास आउट जा रहा है तो आपको 5-6% में पहुंचने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो करनी पड़ेगी। 95% तो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है या 94% तो आ रहा है, और 10% से ऊपर तो पास आउट देते नहीं है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ग्रुप 1 में, तो 90% फेल हो रहा है, तो उसके पीछे यही गलती है कहीं ना कहीं। देन लैंग्वेज ऐसी बिल्कुल ना हो जो 7वीं क्लास के बच्चे की, और मैंने तो कई बार हैंड राइटिंग ऐसी देखी है, ऐसा लगता है 6ठी-7वीं क्लास के बच्चे की हैंड राइटिंग है, और शायद कोरोना आने के बाद तो उसने लिखना ही छोड़ दिया, उससे पहले वाली जो हैंड राइटिंग थी ना, कोरोना आने से पहले वाली वही हैंड राइटिंग है, उसके बाद तो फिर आदतें ही बदल गई कुछ। एंड आपकी लैंग्वेज एक्यूरेट होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए, हवा हवाई नहीं होनी चाहिए। क्या बोलते हैं हिंदी में, वो फट्टे नहीं मारने हैं आपको, हाँ कैसे लिखते हैं, फट्टे, फट्टे नहीं मारने। बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे 100 नंबर का पेपर पूरा करके आना, 100 नंबर का पेपर पूरा करके आना। मेरे बच्चे जो है ना, वो ये मैं कहूँगा बहुत बड़ा मिथ है कि 100 नंबर का पेपर पूरा करके आएंगे ना तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नहीं होता यार, मेरे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बताते हैं सर 85 का अटेम्प्ट किया, 88 का अटेम्प्ट किया, उसमें से सर 58 आ गए, उसमें से 60 आ गए। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो कहते हैं 85 का अटेम्प्ट किया 60 आ गए। हाँ ऐसे भी हैं जो कहते हैं 100 का अटेम्प्ट किया 80 आ गए। कंपनी लॉ में मेरे स्टूडेंट्स के आए हुए हैं, अनुज वैद, देन आई कैन टेक अदर नेम्स, प्रिया शर्मा, जिनके 80 81 85 मार्क्स भी आए हुए हैं कंपनी लॉ के अंदर। सो वेल आई से, लेकिन फटे मार के नहीं आते यार, फटे मार के कोई मार्क्स नहीं आते, 0 0 0 मिलता है। मतलब आजकल आपने देखा होगा पिछले दिनों में हंगामा काफ़ी रहा कि 0 दिया हुआ है, और कई जगह तो रीज़न भी नहीं बताया हुआ, वो मुझे भी बुरा लगता है। आईसीएस है अगर आंसर शीट में रीज़न नहीं बता रहा, लेकिन कई जगह बच्चा खुद भी जानता है कि मेरी गलती है, और कई जगह बच्चे की गलती नहीं होती है। ऐसा मैं नहीं कहूँगा सारे पेपर चेकर 100% सही मार्क्स दे रहे हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई पेपर चेकर तो पता चल ही जाता है, और इंस्टीट्यूट ने खुद भी माना हुआ है पास्ट में कि कुछ पेपर चेकर्स ने गलत पेपर चेक किए हुए हैं। सो वेल आई से, लेकिन हम क्यों गलत काम करें ना, हम अपनी गलतियां क्यों छोड़ें। अगर आप फट्टे मार रहे हो तो आपको फिर वो 0 आउट ऑफ 5 मिलेगा, तो फिर गलती आपकी है ना, फिर गलती पेपर चेकर की नहीं है, ये क्लियर है। मतलब आप अपनी गलती किसी और के सर पे तो नहीं थोप सकते हो ना, वो तो पॉसिबल नहीं है। then paper checker can easily sense that student does not have the requisite knowledge for writing the proper answer, और एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा कुछ और था, आपने आंसर ही कुछ और लिखा है, जाना था जापान पहुंच गए चीन, तो फिर मार्क्स कहाँ से मिलेंगे, चाहे आपने पूरा पेज भरा हो, फुल पेज भरा हो तो भी नहीं मिलेंगे। तो ये बहुत बड़ा मैं कहूँगा एक मिथ है, और बिल्कुल मत मानना ये चीज़ ना कि 100 नंबर का पूरा अटेम्प्ट करते हैं तभी पास होते हैं, ऐसा नहीं है। मेरे साथ ऐसा हुआ है कई बार कि मैं 100 नंबर का अटेम्प्ट नहीं कर पाया पूरा, तो मैं सीएस तो बन गया ना, आई एम क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। तो इवन इफ आई वाज नॉट एबल टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स पेपर, ऐसे पेपर भी हुए जहाँ पर मैंने 80 का अटेम्प्ट किया, वेल 78 का अटेम्प्ट किया, ऐसे पेपर भी हुए उसमें भी पास हो गया, तो निकल गया ना ग्रुप। तो ठीक है यार, टेंशन क्या लेनी है, उसकी वजह से आप डिप्रेशन में मत आ जाना कि 100 नंबर का पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, ये कोई मतलब अपने आप को परेशान करने वाला पॉइंट नहीं है। जितना किया वो बहुत बढ़िया किया, 85 किया बहुत बढ़िया किया। देन नंबर 6, छोटे आंसर्स आते हैं कभी कभी, छोटे क्वेश्चन 3 नंबर वाले, उसमें डोंट रिपीट द सेम पॉइंट सेम लाइन बाय चेंजिंग द वर्ड्स, एंड दैट विल मेक द जस्ट टू मेक द आंसर लुक लेंदी। मतलब वो राम ने श्याम को थप्पड़ मारा, इन अदर वर्ड्स श्याम ने राम से थप्पड़ खाया, ये वाले काम मत करना छोटे छोटे क्वेश्चंस में। अगर आपको आंसर में ना 4 पॉइंट लिखने हैं तो आप 4 पॉइंट लिखो, 1 2 3 4, लेकिन वो चारों अलग अलग होने चाहिए, और शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट, और ऐसा लगे कि आपने वो क्या बोलते हैं गागर में सागर कर दिया आपने, और छोटे से में आपने बहुत कुछ बता दिया, तो उस टाइप का आंसर लिखो तो बहुत बढ़िया रहेगा। परफेक्शन, पहला आंसर जब शुरू करो तो परफेक्शन के साथ शुरू करो, और पहले तो मैं कहूँगा कि 6 क्वेश्चन जैसे आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो 6 में से पहले 4 क्वेश्चन तो बिल्कुल 100% परफेक्शन के साथ हो जाए तो बहुत ही बढ़िया है, 5वें में यू आर अबव पार, छठे में यू आर बिलो पार, तो भी काम चल जाएगा। ऑल 6 आर परफेक्ट तो नथिंग लाइक दैट, तो वो तो वेल मैं कहूँगा 36 गुण मिल गए भगवान राम के और सीता माता के, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। बट आई से नहीं हो रहा कोई बात नहीं, 4 क्वेश्चन परफेक्ट है, 5वां अबव पार है, छठा बिलो पार है, हो जाता है यार, तो भी काम हो जाता है। एंड देन ओपनिंग लाइंस शेल बी परफेक्ट एज पर लॉ, एंड इम्परफेक्शन इन द फर्स्ट आंसर क्रिएट्स वेल ओवरऑल नेगेटिव इंप्रेशन। हाँ ये ज़रूर है, आप ज़बरदस्ती क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हो, लेकिन उसमें ना आपका ग्रिप नहीं है, आपका लीगल ग्रिप नहीं है, और उसमें ना आंसर में इम्परफेक्शन गलतियाँ सी दिख रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बड़ा सॉलिड था, वो आपने बाद में अटेम्प्ट किया, ऐसा नहीं करो, फिर क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू कर लो, और क्वेश्चन नंबर 1 बाद में कर लेना।
जहाँ पर आपको लग रहा है कि परफेक्शन नहीं है, तो परफेक्शन वाले पहले करो एंड एटलीस्ट फर्स्ट 4 आंसर्स में तो ज़रूर हो if you want to crack the paper. And then first understand the demand of the question and then write the answer, or don't write the long stories which have no relationship with the question. मैंने पहले भी बोला फट्टे नहीं मारने, ये रिपीट ही हो रहा है पॉइंट कहीं ना कहीं, और बोल तो मैं पहले भी चुका हूँ कि भाई जाना था जापान पहुंच गए चीन, क्वेश्चन था कुछ और, आपने आंसर लिखा कुछ और, आंसर कितना भी लेंदी लिखा हो कोई फायदा नहीं है। और ट्रिकी क्वेश्चंस आते हैं, और ट्रिकी क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बोला वो सेपरेट वीडियो है, उसमें एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, वो वीडियो जरूर देख लेना आप इसी वीडियो के नीचे लिंक में। देन क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट नंबर 9, और हम कह रहे हैं पहला पेज हो या दूसरा पेज, हर जगह ICSI ने वो आंसर टू द क्वेश्चन नंबर ना प्रिंट करके कुछ दे रखा होता है, और वहीं पर उसके आगे ही लिखो आंसर टू द क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी मेंशन इन द आंसर शीट, उसी के आगे लिखो, अलग से मत लिखो। और अगर आपका पेपर पार्ट ए पार्ट बी में 2 पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कंपनी लॉ का पेपर पार्ट ए पार्ट बी में 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो फिर उस केस में ऊपर फर्स्ट पेज पे टॉप पे लिखो कि आप पार्ट ए शुरू कर रहे हो या पार्ट बी शुरू कर रहे हो, और ज़्यादा कोई स्पेस आपको वेस्ट नहीं करनी है, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन क्रिएट आपको अपनी तरफ से नहीं करने हैं। और वो स्कूल में अगर करते थे ना, स्केल लेकर साइड पे 2 इंच जगह वेस्ट कर देते हैं और आंसर की लेंथ बढ़ जाएगी, वो वाला काम बिल्कुल नहीं करना है, वो स्टूपिडिटी बिल्कुल नहीं करनी है। हैंड राइटिंग शेल बी लेजिबल, आपने हीरे मोती नहीं जड़े चलेगा, लेकिन पूरा पेपर शुरू से लेकर फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक हैंड राइटिंग शेल बी सेम। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए आपको हैंड राइटिंग की स्पीड शुरू से बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी। शुरू में आप स्लो स्लो लिख रहे हो, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, लास्ट में कीड़े मकोड़े सब कचरा हो जाएगा। अब एक चीज ध्यान से सुनो, आपका पेज नंबर 1 ऐसे है, ऊपर ऊपर ना जो खाली स्पेस है उसमें लिखा पार्ट बी, और यहाँ लिखा नीचे क्वेश्चन नंबर 4A। मान लो आप शुरू कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 4A से, क्योंकि उसमें आपको परफेक्ट आंसर आता है, तो आप शुरू कर लो वहां से, एंड देन आल से ऊपर पार्ट बी लिखो। लेकिन कौन सा काम नहीं करना, ऐसे जहां पर ICSI इंस्टीट्यूट ने आंसर टू द क्वेश्चन नंबर लिखकर छोड़ा हुआ है, वहां वहां तो आपने कुछ लिखा नहीं, उसके नीचे नीचे बड़ा बड़ा लिख रहे हैं पार्ट बी। अरे भाई ये कोई दशहरा का वो रावण का वो नहीं बना रहे हो आप पुतला, मतलब इतना बड़ा बड़ा देख कर ना आदमी डर जाता है चेक करने वाला, और मैंने ऐसे बच्चों की आंसर शीट्स देखी हैं, तो इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा काम नहीं करना। और उसके नीचे फिर बच्चा अपनी हैंड राइटिंग में लिख रहा है आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 4A, ऊपर जो इंस्टीट्यूट ने लिखा था वो गया भाड़ में, उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, हम तो बड़ा बड़ा सजा सजा के लिखेंगे, उसके ऊपर हार्ट वाली इमोजी तो बिल्कुल मत बनाना, बट आई से डोंट मेक एनी इमोजी, और ये वाला काम भी मत करना यार। तो मतलब सही तरीका क्या है वो मैंने आपको ऊपर बता दिया कि छोटा सा लिखो, ऊपर पार्ट भी हो गया, और उसके नीचे जहाँ पर प्रिंटेड है आंसर टू द क्वेश्चन सो एंड सो, तो हो गया। अच्छा सर, अगर इतने में आंसर खत्म हो गया तो क्या हम 4B इसके नीचे शुरू करेंगे? नहीं, नेक्स्ट पेज पे ही शुरू करेंगे। नीचे सर वेस्ट हो जाएगा, होने दो, तुम अपने घर से नहीं लेकर आए हो ये कागज, तो बिल्कुल होने दो वेस्ट, और जो इंस्टीट्यूट ने जहां आपको नेक्स्ट पेज पे स्पेस दिया वहीं से शुरू करना, 4B आपको नीचे शुरू नहीं करना। क्लियर है ना? डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। एंड देन गोइंग ऑन फर्दर, और ये वाला काम बिल्कुल नहीं करना। देन गोइंग ऑन फर्दर, अगर इकोनॉमिक लॉ का पेपर है, ज्यूरिस्प्रूडेंस, लास्ट पॉइंट, JIGL, या फिर वेल आई से कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी लॉ या SUB का पेपर है, अब इन सभी पेपर्स में होता क्या है ना कि आपको एक टॉपिक पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ गया, लेकिन आपको ये नहीं पता कौन से एक्ट में से उठ कर आया। अब इकोनॉमिक लॉ के पेपर में बहुत सारे अलग अलग एक्ट हैं, मतलब RBI, वेल आई से फैमा एक्ट तो है ही, फिर उसके अलावा रेरा एक्ट है, SEZ एक्ट है, एंड सो ऑन, और ऐसे ही यहाँ पर आपको मतलब अलग अलग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉज मिल जाएंगे। तो मतलब लिमिटेशन एक्ट है या इंडियन एविडेंस एक्ट है, वटेवर जो भी एक्ट्स हैं, जो भी एक्ट्स दिए हुए हैं, ऐसे ही आपको यहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट मिल जाएगा, सेबी एक्ट मिल जाएगा, और SUB में भी आपको कुछ अलग अलग लॉज देखने के लिए मिल जाएंगे। नाउ द पॉइंट इज कि एक टॉपिक दे दिया, ये नहीं बताया कि वो किस एक्ट में से है। पहले तो ये पहचानो कि जो टॉपिक दिया है वो किस एक्ट में से है, पहचानना है आपको, अपनी मेमोरी में याद करने की कोशिश करनी है कौन से एक्ट में से है। फिर उसके हिसाब से आपने जो आइडेंटिफाई किया है उस एक्ट के हिसाब से, उस लॉ के हिसाब से, उस रेगुलेशन के हिसाब से आंसर लिखो। तो चाहे वो सेबी टेक ओवर कोड रेगुलेशन हो, सेबी मे बी प्रिवेंशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन है, या कोई भी ICDR रेगुलेशन है, LODR रेगुलेशन है, पहले तो आपको ये पहचानना है कि जो टॉपिक पूछा है वो किस रेगुलेशन में से पूछा है, और अकॉर्डिंगली उसका आंसर फिर आपको नीचे लिखना है। फट्टे तो बिल्कुल नहीं मारने हैं, फट्टे बिल्कुल नहीं मारने, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, फट्टों के मार्क्स नहीं मिलेंगे। अच्छा, मैं मेमोरी की बात कर रहा था, कितने स्टूडेंट्स को लगता है कि सर हम भूल जाते हैं, भूल जाते हैं? तो अगर एग्ज़ाम से 2 दिन पहले भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में बैठकर भूल जाते हैं, डर इतना लगता है कि भूल जाते हैं, इतना सब कुछ पढ़ा 6 महीने 8 महीने, वो भूल गया सर, वहाँ बैठे दिमाग ब्लैंक हो गया। अगर आपको उसका सॉल्यूशन चाहिए तो मैं उसका सॉल्यूशन भी आपको बता सकता हूँ, उसके लिए सेपरेट वीडियो दे सकता हूँ, तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना कि सर प्लीज़ बता दो कि हम भूल जाते हैं तो हम क्या करें। सो वेल आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। और बाकी ये बोलूँगा, गॉड ब्लेस यू, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड फॉर योर फ्यूचर।
चमकते रहो, जगमगाते रहो और मैं कहूँगा अपने लिए भी सक्सेस अचीव करो लॉन्ग टर्म में और अपने मम्मी-पापा के लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी, खुद के लिए भी अच्छा करो ज़िंदगी में और अपने मम्मी-पापा के लिए भी बहुत अच्छा करो। क्योंकि जब मैंने सीएस किया था, तो इसी इंटेंशन, इसी भाव, इसी इमोशन के साथ किया था। तो मैं चाहूँगा इसी इमोशन के साथ आप भी सीएस की पढ़ाई करो कि हमें लॉन्ग टर्म में अपने खुद के लिए एक अच्छा फ्यूचर चाहिए और अपने मम्मी-पापा के लिए भी और इम्प्रूव्ड फ्यूचर चाहिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी। ऑल द वेरी बेस्ट।